वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को एनटीपीसी के 2016 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, बाद में इसको देखिएगा तो पूरा का पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 50 से 100 तक क्वेश्चन होगा। और हाँ दोस्तों, इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि 1 से लेकर 50 तक मैं पहले प्रश्न करवा चुका हूं, तो आज है 51वां नंबर प्रश्न है। 72, 74, 75, 76 इन सभी डाटाओं का बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप ऑर्डर बाय अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले 71 लिखिए, फिर 72 लिखिए, फिर 73 लिखिए। और इसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा बार 75 आई है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, इसमें CRISPR का अभिप्राय क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म अभी के करंट अफेयर में से आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आप रोज सुबह करंट अफेयर भी देखा कीजिए ताकि आपके तैयारी में कोई कमी ना रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। रामखेलिया अपने बिहार का एक लोक नृत्य है। अब बात कर ले दोस्तों इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो छाऊ, मगही इत्यादि भी बिहार के ही नृत्य हैं। और लवनी तमाशा महाराष्ट्र के नृत्य हैं। डांडिया गुजरात के नृत्य हैं। भांगड़ा पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, जो कि तीसरे नंबर पे है। तो आपको एग्जाम में जो नए स्टूडेंट हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि सी किस ऑप्शन में दिया गया है, उसको देख के मारिएगा। नहीं तो सी अगर दूसरे में दिया होगा, मार के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पुराने जो लड़के हैं उनको तो सब पता होता है, लेकिन नए लड़के के लिए मैं खास बता दे रहा हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला आप सिर्फ याद रखना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, बस इस पे आपको रख देना है। पहली संख्या आपको 28 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, x मान लीजिए। उसके बाद एचसीएफ आपको दिया गया है 7 और एलसीएम आपको दिया गया है 252। उसको रख दीजिए। जैसे ही काटेंगे x बराबर आपका 63 आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या 63 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणाली एवं पृथ्वी के नजदीकी उपग्रहों की प्रभावी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसका नाम डिस्कवर था। और दोस्तों, यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइए। कम से कम 15 नंबर उससे पूछे जाएंगे।
ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन सभी आपके पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। इस कथन को सत्य मानना है भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से यह मेल ना खाते हों, और फिर यह निर्धारित करना है कि निष्कर्ष में से कौन से कथन तर्क संगत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कथन दिया हुआ है, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष है दोस्तों, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पसंद करे या ना करे, कभी कभी पसंद करने वाले लड़के को भी पर्यवेक्षक डांट देते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है, रंजीत अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है। तो यह भी गलत है दोस्तों, कथन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि यह सहयोगी के बीच में लोकप्रिय है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो, दोनों तर्क संगत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अब यहाँ पे नीचे एक आकृति दी गई है, उसका अध्ययन करके आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज वाले में चाय पीने वाले को दर्शाया गया है, सर्कल में कॉफी पीने वाले को दर्शाया गया है, और वर्ग में रस पीने वाले को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कितने लोग कॉफी पीते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कॉफी यानी सर्कल घेरे वाले के अंदर में जो भी होंगे वो सभी कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ कॉफी नहीं पूछा गया है, कॉफी पूछा गया है, यानी सर्कल और त्रिभुज दोनों के बीच में भी होगा, उसको भी हम जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे जोड़ के देखिए दोस्तों, 38, 43, 45, 23 और 15, इन सभी को जोड़िएगा तो 164 व्यक्ति कॉफी पीने वाले की संख्या है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करना है और उस पर आधारित सवालों के जवाब देने हैं। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं। तो आप देख सकते हैं, रस पीना यानी वर्ग वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको हटा देना है, और बाद बाकी उन दोनों में जो एक साथ होंगे उनको ले लेना है। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 यानी 45 जो है त्रिभुज और सर्कल दोनों में है, इसलिए चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या 45 हो गई, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी पे तीसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन कर उसके सवालों के जवाब देने हैं। इसमें पूछा गया है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। कॉफी यानी सर्कल वाले व्यक्ति को आपको हटा देना है दोस्तों, और रस और चाय यानी वर्ग और ट्रायंगल दोनों वाले को ले लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36, यानी 36 व्यक्ति रस और चाय दोनों पीते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 36 जो है ट्रायंगल और वर्ग दोनों में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए बोल रहा है और V को समान रखना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, V बराबर आई आर होता है। ठीक है दोस्तों, जहां पे V वोल्टेज हो गया, I करंट हो गया और R प्रतिरोध हो गया। अब इसमें आप रख दीजिएगा, R के जगह पे 2R आपको रख देना है। तो I का मान क्या हो गया दोस्तों, V बट्टा 2R, यानी प्रवाहित विद्युत धारा का मान आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आधा से घट गया, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों,
तो बिल्कुल इजी है। इंग्लिश के कुछ लाइन दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यदि हम सबसे पहले क्यू को लेते हैं, द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके बाद ले लेंगे अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड, ठीक है दोस्तों, और फिर ले लीजिए ऑल पीपुल थ्रू इट्स इंपेक्शन, और लास्ट हो जाएगा द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका सही अर्थ निकलता है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्यू, एस, पी और आर इसका सही क्रम हो जाएगा। ऐसे अरेंज करने पे एक सार्थक शब्द बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें कौन से चिन्ह हम रख सकते हैं, यही आपको देखने हैं। बराबर 133 ला देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आप भागा को रखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि 25 भागे 5 करना हो तो करेंगे, मगर ऐसा एक भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए भाग वाले से आपको पता नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों गुना वाले से। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले में 25 × 5 यदि करते हैं तो 125 हो गया। उसमें 17 आपको जोड़ देने हैं और 9 घटाइएगा तो 133 के आसपास में आ जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको समझने हैं कि कौन से सेट करूं ताकि इसके बराबर हमको संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या आपको ज्ञात कर बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आप जाके देखिए। 8 और 5 को जोड़िएगा 13 हो जाता है, यानी अंकों का योग तो 13 हो रहा है। सभी को देखेंगे तो सभी में 13 पुर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले स्टेप की ओर। तो यदि संख्या को उलटते हैं तो 27 से घट जाती है। तो 85 को जैसे ही उल्टेंगे दोस्तों तो 58 हो जाएगा, और 58 85 से 27 कम है, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि बदली हुई संख्या आपको बताना है। तो 85 को जैसे ही बदले थे 58 हो गया था, इसलिए बदली हुई संख्या आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है यह पूछा गया है। यदि वह उन्हें अपनी मां की एकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख सकते हैं, विजय की मां, ठीक है, और उनकी मां यानी विजय की नानी हो गई, और विजय की नानी के बेटे यानी विजय के मामा की एक लड़की है। तो वो लड़की विजय की ममेरी बहन हो गई दोस्तों, और उस लड़की की लड़की है शर्मिला, यानी विजय की शर्मिला क्या हो गई दोस्तों? भांजी हो गई, और विजय शर्मिला का मामा हो गया, इसलिए ऑप्शन यहां पे डी सही हो जाएगा। विजय शर्मिला के मामा हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से वेन डायग्राम बना के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा भारतीय संसद भवन की रचना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको एक बार अपने आप से खुद बनाइएगा। यदि आपको दिक्कत होता है तो वीडियो खोल के देख सकते हैं, जहां आप फंसेंगे वहां सॉल्यूशन देख लीजिएगा।
और फिर भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाऊं, जिससे आपके सभी परेशानी दूर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि ये स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह बिल्कुल समरूप त्रिभुज के नियम से बनने वाला क्वेश्चन है। पी की लंबाई आपको 5 फीट दिया हुआ है, स्कूल की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो नहीं पता है तो उसको x मान लीजिए, और टोटल दोनों के बीच की दूरी 42 फीट आपको दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं 42 में से यदि आप 7 माइनस कर दीजिएगा तो इधर बच जाएगा 35 फीट और इधर बच गया 7 फीट। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको समरूप त्रिभुज के नियम पे ले चलिए। समरूप परिमेय के नियम से होता है दोस्तों, बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटा बड़े वाले त्रिभुज का आधार बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज का लंब बटा छोटे वाले त्रिभुज का आधार। अब इस पे आप रख दीजिए दोस्तों, बड़े वाले त्रिभुज का लंब नहीं पता है, x हो जाएगा। बड़े वाले का आपको आधार पता है 42 है, और बराबर में छोटे वाले का लंब पता है 5 है, और छोटे वाले का आधार भी पता है 7 है। यहां से आप जैसे ही काटिएगा x का वैल्यू 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टार्डीग्रेड को मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं। जीव विज्ञान से ऐसे ही टफ क्वेश्चन 1-2 दे दिए जाते हैं। आपको जीव विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह यदि पूछता तो चंद्रमा हो जाता। यहाँ पे शुक्र का कोई भी नहीं है, बाकी मंगल, बृहस्पति इन सभी का उपग्रह होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रखा है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप MRP दिया गया है, यानी कोई भी सामान पे जो स्टिकर साटा हुआ रहता है दाम का, वो आपको दिया गया है MRP, और इसमें 10% की छूट बोल रहा है, यानी यहां से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, MRP इंटू छूट का परसेंटेज। तो 10% छूट दिया गया है, यानी 90/100। अब इसको आप जैसे ही काटिएगा विक्रय मूल्य बराबर 144 रुपये आ जाएंगे। अब दोस्तों 144 रुपये विक्रय मूल्य आ गए, आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो 144 में बेचने के बावजूद इसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 144 रखिए, सीपी नहीं पता है तो सीपी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 20% का लाभ हो रहा है इसलिए 120/100 कीजिए। यहां से आपको सीपी निकल गए 120 रुपये, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से समझा होगा। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर हमें बताएं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष होना चाहिए, और वह लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे बात करें दोस्तों तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है।
तो आप इन सभी बातों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, तो आप इन बातों को भी याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में यह भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, GSAT-7 था। और हाँ दोस्तों, यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूं अभी के करंट अफेयर आपको तैयार करके जाने हैं, और बाद बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन करके जाने हैं। आप कम से कम 80 या 85 के आसपास में नंबर लेके आएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैनल के साथ बने रहिए, आपकी पूरी तैयारी यहीं हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें भाग देके बताना है, यानी इसको सरल करके बताना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 81 के बाद 3 जीरो के बाद दशमलव है, तो सबसे पहले आप 81 को ऊपर लिखिए। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 1 लिख के और 4 जीरो यदि हम बैठाते हैं तो 5 अंक हो गया नीचे और 81 हो गया ऊपर, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से भागा में आपको 9 लिखना है और 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव है, यानी 1 पे 1 जीरो डालिएगा तो 2 अंक पूरे हो गए। अब इसको आप काट दीजिए, आपके पास बच जाएंगे 9/1000, जिसको कि आप लिख सकते हैं 0.009, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी अरेंज करके बना देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष के साथ में दिए गए हैं, इन कथनों को सत्य मानना है भले वह समान तथ्यों से भिन्न हो। ठीक है दोस्तों, और फिर निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से कथन तर्क संगत हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे कथन को देख सकते हैं दोस्तों, कथन ए में बोला गया है कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो आप यहाँ पे सर्कल बना के समझ सकते हैं और इसी से आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। पहला सर्कल बनाइए, उसमें लड़के को बिठाइए, बी फॉर बॉय। ठीक है दोस्तों, यानी पहले सर्कल में बॉय हो गया। अब बोला है कुछ लड़के लड़कियां हैं, यानी गर्ल जो होंगे वो थोड़े से समाहित होंगे बॉय वाले में, तो दोनों सर्कल को आप थोड़े थोड़े घुसा के बना दीजिए। उसके बाद चलते हैं कथन बी पे, तो इसमें बोला है सभी लड़कियां गायक हैं, यानी गर्ल का जो आपने बनाया था वो टोटल की टोटल सिंगर है, तो इसको पूरा कवर करते हुए दोस्तों एक सिंगर का अलग से डायग्राम बनाइए। अब यहां से आप निष्कर्ष पे जाइए। पहला निष्कर्ष है कुछ गायक लड़कियां हैं, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि कुछ सिंगर जो हैं लड़कियां हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने कल भी आपको बताया था कि बाहर वाले को यदि कुछ बोल के अंदर वाले के साथ बोला जाए तो वो बिल्कुल सही होंगे, लेकिन बाहर वाले को सभी सिंगर बोल के लिखा जाए तो वो गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले निष्कर्ष की, तो इसमें बोला गया है कुछ गायक लड़के हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ सिंगर के पार्ट इसमें बॉय में आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसलिए कौन सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं, यानी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको इस रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। महिलाओं ने पहली बार वर्ष यानी किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2012 में ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें महिलाओं ने सभी खेलों में हिस्सा लिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कर आपको बताने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं।
12 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। एक खंबे की लंबाई 17 मीटर है और एक की 12 मीटर है। तो दोस्तों यदि 17 वाले में से भी हम 12 को हटा लेंगे तो ऊपर बच गया 5। आधार आपको पता ही है 12, तो आपको कर्ण निकालना है। अब यहां से एक फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आप रख दीजिए, कर्ण आपको ज्ञात करने हैं। आधार 12 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 144 हो जाएगा, और लंब आपको 5 है, इसका स्क्वायर कीजिए 25 हो गया, यानी 169 टोटल हो गया कर्ण। और इसको जैसे ही रूट अंडर कीजिएगा 13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दिया गया है, तो ये सबसे पहले चंद्रमा पे गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये वैज्ञानिक थे, तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरिक्ष का भ्रमण करने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था और चंद्रमा पे जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा नदी नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती है। अब मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बता देता हूं दोस्तों। तो मानसरोवर यानी तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा नदी निकल के असम होते हुए बांग्लादेश में घुसती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसे भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय में आपात लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी राज्य की जब सरकारें गिर जाती है कोई कारणवश, तो वहां पे आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जिसको कि आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आपात वित्तीय आपात कहलाता है, इसको अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और ये अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। तो आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि किस आपात को अभी तक लगाया नहीं गया है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप सबसे पहले लिख दीजिए, यानी 90 मेजों का क्रय मूल्य बराबर होगा 60 मेजों के विक्रय मूल्य के। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य इधर है और विक्रय मूल्य उधर है। जैसे ही आप बट्टा में लाइएगा तो इधर हो गया क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य और उधर हो गया 60 बट्टा 90, यानी 60 रुपए में खरीद कर और 90 रुपए में बेचता है। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों? 30 रुपए का। अब आपको पूछ रहा है लाभ प्रतिशत,
तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। 30 रुपये का लाभ हुआ, खरीदा था हमने 60 रुपया में, और गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिए। यहां से आपका उत्तर आ गया 50%, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एक 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और चादर से एक खुला हुआ बॉक्स बनाया गया है। तो बॉक्स का आयतन आपको ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉक्स के आयतन ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात होने चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 5-5 सेमी के 4 वर्ग काटे गए हैं। तो उसको काट के आप सबसे पहले भुजा को देख लीजिए। तो 35 वाले साइड से यदि काटते हैं तो 5-5 यानी 10 सेमी कट गया। तो 35 माइनस 10 कीजिए, ये बच गया 25। ठीक है, और 45 वाले के तरफ से काटेंगे तो ये बच जाएगा 35। और दोस्तों, जहां से हमने काटा है वहीं से उसको मोड़ के खड़ा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका हाइट खड़ा हो जाएगा। यानी अब आपको सभी कुछ पता हो गए। 25 इंटू 35 इंटू 5 कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4375 सेंटीमीटर क्यूब। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आप सिंपल विधि से बनाइएगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। जैसे 8 के प्रथम गुणक है 8, 16, 24। तो इस प्रकार से आपको नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एपी का एक सीरीज होता है, SN बराबर यानी n पदों के जोड़ बराबर n/2 कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको इसमें रख देना है। चूंकि बराबर अंतराल से सीरीज बढ़ रहा है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, SN/n बराबर हो जाएगा हाफ 2a प्लस n-1 इंटू डी के। n से n कट गया दोस्तों। अब यहां पे आप देख सकते हैं 1/2 बराबर 2a का मान हो गया 8, यानी 8 से चालू हो रहा है, पहली संख्या 8 है। ठीक है, और प्लस n का मान दोस्तों 20 है, माइनस 1 कीजिएगा तो 19 बच जाएगा। और गुने कर दीजिए d, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, तो 8-8 से बढ़ रहा है, यानी 8 से आप गुना कीजिएगा। तो जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपको 84, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस बार भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेंगे। सो ज्यादा फोकस आप इन क्वेश्चनों पे रखिए और इनको तैयार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से आपको पूछा जाएगा। तो आप इनको तैयार करके ही जाइएगा और करंट अफेयर कंप्लीट करके जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पे आपको दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसको पढ़ के अच्छे से अरेंज करना है और फिर बिठाना है। तो जैसा कि देख सकते हैं लिखा गया है क्वेश्चन में, प्रिया, मोहित, गिरिराज, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज की चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी अंदर की ओर मुंह करके सभी बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है और उसमें 7 व्यक्तियों का स्थान दे देना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि रीता जो अविवाहित है वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बैठी है। तो दोस्तों सबसे पहले कहीं भी रीता को आप बैठा दीजिए। तो जैसा कि हमने सबसे नीचे में रीता को बैठाया है, आप देख सकते हैं। अब बोला गया है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बैठी है। तो दोस्तों गिरजा को आप यहां से ठीक बाईं तरफ दूसरे नंबर पे बिठा दीजिए, यानी रीता और गिरजा के बीच में एक और व्यक्ति आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़िए। जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है, यानी गिरजा जो है अनिल के बाईं साइड में बैठी है।
तो गिरजा के बाईं में अनिल को बिठा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे है प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, यानी प्रिया को विजय के तीसरे नंबर पे बिठा दीजिए बाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़िए मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, प्रीति आपको पता है, विजय आपको पता है, तो मोहित को बीच में बिठा देना है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर आपको दे देना है। डायग्राम जैसे ही बना समझ लीजिए आपका उत्तर आपको तैयार मिल गया है। तो पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। पहला है गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो गया। विजय के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे है। दूसरा है दोस्तों प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में बैठी है। तो यहां देखिए आप, प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में बैठी हुई है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी उसी क्वेश्चन पे दिया गया है दोस्तों। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन बदलेंगे और इसी पे 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। प्रीति के दाईं तरफ चौथे स्थान पे अनिल बैठा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी यहां से देख सकते हैं, प्रीति के दाईं तरफ चौथे स्थान पे अनिल बैठा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से उसी क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। रेलवे द्वारा बहुत ही छोटा छोटा लिखा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में नहीं बैठा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, मोहित और विजय एक दूसरे के अगल बगल में हैं, इसलिए ये तो होगा नहीं। आपको नहीं वाले बताने हैं कि कौन बगल में नहीं बैठा है। दूसरा है अनिल और गिरजा, तो ये भी आपस में अगल बगल में है। तीसरा है रीता और विजय, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही है, रीता और विजय अगल बगल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यदि x 393 को 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या x का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप x के जगह पे पुट कीजिए और 11 से डिवाइड कीजिए, जो भी पूरे पूरे कट जाएंगे वो उसके उत्तर हो गए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है कि इसके कुछ रूल होते हैं, यदि आपको रूल याद है तो ही रूल लगाएं, नहीं तो ऑप्शन से बना के निकल जाए, मैं तो यही कहूंगा। रूल है दोस्तों कि 11 से विभाजित करने के लिए यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है दोस्तों, यानी विषम पे कौन है और सम पे कौन है, उनके अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22, 33 में से कोई एक हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अब जैसा कि आप सभी देख सकते यहाँ पे पहले स्थान पे x है, दूसरे पे 3, तीसरे पे 9 और चौथे पे 3। विषम और सम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो दोस्तों x को 9 से जोड़ दीजिए और 3 को 3 से जोड़ दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इनको सोल्व करके 0 यदि आता है तो उस संख्या को हम ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे जैसे आप 0 रखिएगा तो x बराबर -3 आ जाएगा, जो कि माइनस में आपको लेना नहीं है। अब दूसरे पे चलते हैं, x + 3 बराबर 11 रखते हैं तो यहां से आपको 8 आ जाएगा, यानी यदि आप 8 डालते हैं x के जगह पे तो आपको उत्तर सही मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ अच्छे से आ रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो x के जगह पे आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, वहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा वही आसान तरीका है, आप उसी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है?
तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि आप इसको डायग्राम बना के सबसे पहले समझ सकते हैं। अर्जुन की माँ, ठीक है दोस्तों, और उसके भाई यानी अर्जुन के मामा हो गए, और उनके पिता की इकलौती पुत्री यानी अर्जुन की माँ ही हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अनीता जो है अर्जुन की माँ है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व करके निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ज्यादा केसर की खेती की जाती है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विल्हेम रोएंटजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। ये जर्मन के रहने वाले थे, तो आप इनको याद रखिएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है दोस्तों, तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। चिन्हों के उपर्युक्त समुच्चय का चयन करना है। तो दोस्तों यहां पे आपको ऐसे चिन्ह रखने हैं जिनको कि सोल्व करने के बाद 41 आपको आंसर आ जाए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को रखने की कोशिश कीजिएगा, उसी से जल्दी आंसर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों 5 से हम 12 को भाग नहीं दे सकते हैं, 5 में हम 6 से भाग नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे एक ही है यानी 84 को हम 12 से भाग दे सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे पहले वाले में यानी सबसे लास्ट वाले में डिवाइड का साइन है पहले नंबर पे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप डाल के चेक कर सकते हैं। 84 भागे 12 इंटू 5 और प्लस 6 कीजिएगा, 41 आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ने से जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ठीक है दोस्तों। बाकी तेल फैलाने से, समुद्री डंपिंग करने से, घर का कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तवाकुल करवान इनका नाम था। और दोस्तों यह उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता हूं करंट अफेयर आप तैयार करके जाइएगा। फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही है, तवाकुल करवान इनका नाम था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, फिर से वही कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा आप कथन को पढ़िए। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, कथन यही कह रहा है। अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। तो पहला निष्कर्ष है दोस्तों, भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। कथन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि जून से सितंबर 4 महीने बारिश होते रहती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोला है जून सितंबर बरसात का मौसम है। निष्कर्ष 2 है, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान ही बारिश होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कथन में ऐसा कभी नहीं बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में ही बरसात होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न को रेलवे ने कैंसिल कर दिया है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वह क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए आप लोग भी उसको ना ही बनाएं तो बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 97 वाले प्रश्न पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको दिया गया है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, इसमें BC बराबर 4 सेमी, EF बराबर 7 सेमी
और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। जैसा कि देख सकते हैं ABC त्रिभुज के बारे में हमने लिख दिया, इसका क्षेत्रफल भी लिख दिया है। त्रिभुज DEF के बारे में भी लिख देना है। अब समरूप त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC बट्टा में त्रिभुज DEF हो जाएगा बराबर है उसके समरूप भुजाओं के स्क्वायर के, यानी CB का स्क्वायर बट्टा में EF का स्क्वायर। अब यहां पे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जानते हैं तो डाल दीजिए, त्रिभुज DEF का नहीं पता है तो x मान लीजिए। यहां से आपको x का वैल्यू आ जाएगा 441 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन C सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आवास विखंडन के कारण, यानी उनके घर को उजाड़ देने के कारण पशुओं की ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपली आपको गुना करके बताना है। 3.26 का गुना 7.2 के साथ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, 326 में 72 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप गुना कीजिएगा 23, 47, 2 आपको आ जाएगा। अब 2 अंकों के बाद पहले वाले में दशमलव है और 1 अंकों के बाद दूसरे वाले में दशमलव है, यानी टोटल 3 अंक। 3 अंक के बाद आप दशमलव बिठा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी को क्रमबद्ध सजाया था। दोस्तों मोजले का आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों हमने टोटल 100 क्वेश्चन करवाए हैं, इसका आधा पार्ट आपको पार्ट 1 में है और आधा इसमें है, इसलिए आप दोनों क्वेश्चन को PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं। और जहां भी दिक्कत लगे आप मेरे YouTube चैनल से वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।